एक पिता जो कि सोवियत नेवी में कार्यरत है, एक माँ जो कि एक कारखाने में मजदूरी करती है, उनके 3 बच्चे जिनमें से 2 की बाल अवस्था में ही मृत्यु हो चुकी है, पर तीसरा बच्चा जिंदा है जिसका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। एक सामान्य परिवार की मानसिकता और इच्छाएं ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उनका यही तीसरा बच्चा आने वाले समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एलिवेट इमर्ज। मेरा नाम है जयंत शेखावत और हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। पुतिन की जिंदगी अपने आप में एक रहस्य और रोमांच है। राजनीति में आने से पहले वो एक जासूस हुआ करते थे। हालांकि रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के रूप में पुतिन से जुड़े ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही पुतिन के हिस्ट्री की जानकारी देने वाला इतिहास भी एक तरीके से दफन हो चुका है। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रोल वाले पश्चिमी जर्मनी के स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के रिकॉर्ड्स में एक ऑफिसर के रूप में उनकी तैनाती को पुष्ट करने वाला एक आईडी कार्ड आज भी पब्लिक डोमेन में है, जिसके मुताबिक कभी ड्रेसडेन में उनकी तैनाती थी। अब एक नजर पुतिन के बचपन पर डालते हैं। व्लादिमीर पुतिन के पिता वैसे तो सोवियत नेवी के लिए काम करते थे, पर ऐसा भी कहा जाता है कि वे भी सोवियत संघ की खुफिया पुलिस एनकेवीडी में थे और अपने पिता की नौकरी की वजह से ही पुतिन स्कूल के दिनों से ही सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी में जाना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने स्कूल के दिनों में ही लेनिनग्राद के लोकल केजीबी दफ्तर में अपनी सेवा ऑफर की थी, लेकिन तब वहां उन्हें यह बताया गया था कि इसके लिए उन्हें पहले या तो सेना ज्वाइन करनी होगी या कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। फिर पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से ही कानून की पढ़ाई की। ये कानून की पढ़ाई कम और खुफिया एजेंसी केजीबी का एक डोमेस्टिक असाइनमेंट ज्यादा था। ऐसा कहा जाता है कि स्टडी करने के बहाने उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटी में आने वाले विदेशी छात्रों और प्रोफेसर पर निगाह रखने का काम दिया गया था। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उन्होंने कब केजीबी ज्वाइन की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी मिलती है उसमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि पुतिन ने केजीबी की विदेश सेवा में कार्य किया था। पुतिन ने अपनी उम्र के 30 से 31वें पड़ाव में रेड बैनर इंस्टीट्यूट में फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में दाखिला लिया और यहाँ से पास होने के बाद उन्हें 1985 में कम्युनिस्ट कंट्रोल वाले ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में नियुक्ति मिली। इस समय उनकी उम्र लगभग 33 साल हो चुकी थी। ड्रेसडेन में उन्हें एक विला दिया गया था। वहाँ केजीबी में उनके पद या उनका क्या काम था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि उन्हें ड्रेसडेन से पहले केजीबी के घरेलू और विदेशी मिशन के लिए भेजा गया था, पर इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में तैनाती के दौरान पुतिन रेड आर्मी फ्रैक्शन और उसके जैसे कई और एजेंसी और केजीबी के बीच में कोलैबोरेटर का काम करते थे। ड्रेसडेन ऐसी जगह थी जो बर्लिन और दूसरे महत्वपूर्ण शहरों की तरह वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका के सीधे निगाहों में नहीं थी। ड्रेसडेन विला में कॉमरेड्स और कम्युनिस्ट की गोपनीय बैठकें हुआ करती थी। अलग अलग जगहों से लोग मिलने आते थे। ईस्ट जर्मनी में केजीबी का मुख्य ठिकाना ईस्ट बर्लिन हुआ करता था, जहाँ सैकड़ों केजीबी एजेंट्स अपने काम में लगे थे। लेकिन ड्रेसडेन में पुतिन जब आए तो वहाँ सिर्फ 6 केजीबी ऑफिसर्स थे। इन 6 केजीबी साथियों में से एक थे व्लादिमीर उसोल्सेव। इन्होंने ही व्लादिमीर पुतिन को पहला निकनेम व्लोदिया दिया। व्लोदिया का मतलब होता है छोटा व्लादिमीर। प्लाटो और एडामो पुतिन के अन्य खुफिया नाम थे। यहाँ के बारे में बस इतना ही जान पड़ता है कि शुरुआती दिनों में पुतिन बेहद सादगी पसंद इंसान थे। अपनी दुनिया में रहने वाले एक पिता जो अपने बच्चों को स्कूल ले जाता है, लेकर आता है और दोपहर के भोजन के लिए दफ्तर से घर पैदल टहलते हुए जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आम इंसान अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन समय जल्दी ही करवट लेने वाला था। सोवियत संघ खत्म हो रहा था और जरूरत थी एक ऐसी योजना की जिसमें सोवियत संघ के विघटन के बाद की नई व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट करना। एक ऐसी योजना जिसमें पोस्ट यूएसएसआर में केजीबी तो नहीं रहने वाली थी, लेकिन पहले की तरह नई व्यवस्था में केजीबी के लोग ही पर्दे के पीछे मैनेजमेंट करने वाले थे और इसमें वो पूरी तरह सफल होने लगे। पर यह योजना पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाई, क्योंकि जैसा बताया गया है कि पुतिन एक तरह से नेक्स्ट लेवल परफेक्ट खुफिया अधिकारी या एजेंट थे, जिन्होंने सोवियत रूस के विघटन के साथ ही ड्रेसडेन में सब कुछ खत्म कर दिया था। अब तारीख आई 9 नवंबर 1989 की, जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और पुतिन के जीवन में वो भयानक घटनाएं घटी जिसे शायद ही वे कभी भूल पाएंगे। पुतिन और उनके साथियों को आभास तो हो गया था कि सोवियत संघ का पतन हो रहा है, लेकिन इतनी तेजी से होगा इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। बदलाव के इसी घटनाक्रम में खुफिया काम करने में लगे तमाम एजेंट भाग खड़े हुए। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ को मार दिया गया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ मिल गए और उन्हें सोवियत संघ के महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंप दिए। लेकिन ड्रेसडेन में पुतिन महज कुछ साथियों के साथ अंत तक डटे रहे। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद एंटी कम्युनिस्ट और एंटी केजीबी लोगों द्वारा जश्न और प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ था। यह कुछ ही दिनों में ड्रेसडेन में केजीबी विला तक पहुंच गया। दिसंबर 1989 में जैसे तैसे पुतिन ने अपने आप को बचाया। उन्होंने जब सबसे पास सोवियत मिलिट्री कमांड से मदद मांगी तो वहां से कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि जब तक मॉस्को से ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक मिलिट्री कमांड कोई भी मदद नहीं करेगी। और मॉस्को
खामोश हो गया। मतलब कि मॉस्को इज साइलेंट। यहाँ मॉस्को इज साइलेंट ने पुतिन को अंदर से झकझोर दिया। वे पहले ही कम्युनिस्ट व्यवस्था के विरोधी थे, लेकिन इस घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने ही उनकी मदद करने से मना कर दिया। वो खामोश हो गए। पुतिन ये समझ चुके थे कि अब जो भी करना है वो उन्हें ही करना है। जैसे कैसे पुतिन वहां से निकलने में सफल हुए, लेकिन अब सोवियत संघ टूट चुका था और साथ ही पुतिन का भविष्य भी अब अंधेरे में था। एक बार उन्होंने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से कहा था कि उन्हें नहीं पता है कि वे रूस जाकर क्या करेंगे। उन दिनों पुतिन ने टैक्सी ड्राइवर बनकर दिन काटने का फैसला भी लिया था। फरवरी 1990 में पुतिन रूस वापस लौट आए। जब पुतिन देश छोड़कर गए थे तो वो सोवियत संघ हुआ करता था, और जब लौटे तो सोवियत संघ की जगह नया रूस जन्म ले चुका था। देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। लगभग एक साल पहले यानी कि मार्च 1990 में मिखाइल गोर्बाचोव ने नई संसद के प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव कराने की घोषणा की थी। देश में चुनावी माहौल गर्म था। कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही थी। फिजिक्स के प्रोफेसर आंद्रेई सखारोव और बोरिस येल्त्सिन जैसे लोगों को खासा ही पसंद किया जा रहा था। तेजी से बदलते ऐसे माहौल में पुतिन को नए रूस में अपनी भूमिका तलाशनी थी। उन्हें तय करना था क्या वे टैक्सी ड्राइवर बनकर गुजारा करेंगे या कुछ और करेंगे। पुतिन ने दो काम किए। पहला, वो लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़ गए, और दूसरा, इसी नई संसद में चुनकर आई एक ईमानदार माने जाने वाली सदस्य गेलिना स्तारोवोइतोवा के साथ जुड़ने की कोशिश की। पुतिन ने उनका ड्राइवर बनने तक की पेशकश की, लेकिन ईमानदार और मानव अधिकारों से लड़ने की छवि रखने वाली गेलिना ने पुतिन को भाव नहीं दिया। 3 महीनों तक पुतिन ने यूनिवर्सिटी में बच्चों को विदेश संबंधों के बारे में पढ़ाया। वे यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक तो नहीं टिक पाए, पर अपनी पहली राजनीतिक गुरु के रूप में अनातोली सोबचाक को खोज लिया। अनातोली सोबचाक सिटी काउंसिल के मेयर के रूप में चुन लिए गए, और अगले साल यानी कि 1992 में व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग सिटी काउंसिल के डिप्टी मेयर बन गए। इस समय उनकी उम्र लगभग 39 साल की थी। सन 1990 में पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर अनातोली सोबचाक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, और यही वो समय था जहां से पुतिन ने खुद के लिए एक नया रास्ता खोज लिया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। 1994 से 1996 तक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कई अन्य राजनीतिक और सरकारी पदों पर कार्य किया। 1996 में मेयर अनातोली सोबचाक के चुनाव हारने के बाद उन्हें मॉस्को बुला लिया गया, जहां पुतिन को राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन कार्यकाल में काम करने का मौका मिला। मार्च 1997 तक वो इस पद पे बने रहे। 26 मार्च 1997 को राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को राष्ट्रपति प्रशासन का उप प्रमुख नियुक्त किया, जहां वह मई 1998 तक बने रहे। 9 अगस्त 1999 को बोरिस येल्त्सिन ने 3 उप प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया, जिसमें से एक नाम था व्लादिमीर पुतिन का, और बाद में उसी दिन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें रूसी संघीय सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने पुतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसी दिन पुतिन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति जताई। 16 अगस्त को स्टेट ड्यूमा ने पुतिन के पक्ष में 233 वोट देकर, जो कि साधारण बहुमत 226 से अधिक थे, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। इसी के साथ 18 महीनों के अंदर रूस के 5वें प्रधानमंत्री बने। शुरुआत में येल्त्सिन के समर्थन के रूप में उन्हें देखा जाता था, और बोरिस येल्त्सिन के अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह पुतिन ने अपने मंत्रियों का चयन खुद नहीं किया। उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया, और इसी बीच रूस चेचन्या में रूस से अलगाव की लड़ाई चल रही थी। रूसी सैनिकों ने चेचन्या पर जल्द नियंत्रण कर लिया। पुतिन की कानूनी व्यवस्था की समर्थ छवि एवं चेचन्या में कड़े रुख के कारण उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। हालांकि औपचारिक रूप से वे किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन पुतिन ने नवगठित यूनिटी पार्टी के प्रति अपना समर्थन जताया। इस पार्टी ने दिसंबर 1999 में हुए ड्यूमा चुनावों में लोकप्रिय मत का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 23.3% जीता था। बदले में पार्टी ने भी उनका समर्थन किया। 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्त्सिन ने समय से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया, एवं रूस के संविधान के अनुसार पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसी दिन उन्होंने अपने पहले आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि निवर्तमान राष्ट्रपति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। येल्त्सिन के इस्तीफे के परिणाम स्वरूप 3 महीनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें पुतिन ने 52.94% मत लेकर जीत हासिल की। पुतिन ने 7 मई 2000 को राष्ट्रपति कार्यभार संभाला, और उन्होंने वित्त मंत्री मिखाइल कास्यानोव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। पुतिन ने राष्ट्रपति पद संभालने के लगभग तुरंत बाद उन तथाकथित बड़े व्यवसायियों और अरबपतियों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया, जो कि देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। पुतिन के शासनकाल में रूस को कई बड़ी आर्थिक सफलताएं हासिल हुई। उनके कार्यकाल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक विकास दर
6.5% हो गई। रूस पर जो भी विदेशी कर्ज था उसमें कमी आई और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रूस के संबंध को मजबूत बनाने और नाटो के साथ सहयोग की शुरुआत करने के लिए और रूस को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनाने के लिए किए गए प्राथमिक कदमों में पुतिन को कामयाबी हासिल हुई। इस अवधि के दौरान पुतिन की छवि बिगाड़ने वाली कुछ घटनाएं भी घटी और उसमें से एक थी पनडुब्बी कुर्स्क के डूबने की घटना। पुतिन पर यह आरोप लगा कि वह इस घटना को संवेदनशील तरीके से नहीं संभाल पाए। अगस्त 2000 को इस पनडुब्बी के डूबने के कारण उसमें सवार 118 नाविक मारे गए थे जब पुतिन छुट्टियों पर थे और पुतिन अपनी छुट्टियां बीच में छोड़कर वापस नहीं आए। छुट्टी से वापस लौटने के कई दिनों बाद उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, लेकिन कुछ और घटनाएं भी हैं जिन्होंने पुतिन को हिला के रख दिया। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसमें रूस की आर्मी के साथ में चेचन्या के विद्रोही भी लड़ रहे हैं। लेकिन एक समय था जब इन्हीं चेचन्या के विद्रोहियों ने रशिया को एक गहरा घाव दिया था। मॉस्को में क्रेमलिन से करीब 5 किलोमीटर दूर दुबक्रोवा थिएटर में चेचन्या विद्रोहियों ने करीब 850 लोगों को बंदी बना लिया था। थिएटर में करीब रात के 9 बजे हवाई फायरिंग हुई। पहले लोगों को लगा कि ये नाटक का ही कोई हिस्सा है, पर जल्दी ही 50 हथियारबंद विद्रोहियों ने करीब 850 लोगों को बंदी बना लिया। हमलावरों में करीब 1/3 महिलाएं थी जिनके पति, भाई या कोई रिश्तेदार रूस से हुई लड़ाई में मारे गए थे। इन सभी विद्रोहियों की एक ही मांग थी कि रूस की सेना बिना शर्त चेचन्या से हट जाए, वरना वो बंदियों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। कुछ देर बाद दरअसल ऐसा ही हुआ। बंदूकों में स्थित एक महिला को 5 गोलियां मार दी गई। ये महिला विद्रोहियों का सामना करने की कोशिश कर रही थी। बाद में हमलावरों ने 150 बंदूकों को, जो कि विद्रोहियों के लिए खतरे का कारण बन सकते थे, रिहा कर दिया और उनके जरिए एक संदेश भिजवाया कि अगर रूस की सेना ने थिएटर में घुसने की कोशिश की या उन्हें मारने की कोशिश की तो एक विद्रोही की मौत के बदले 10 बंदूकों को मार दिया जाएगा। रूस में इस घटना से हड़कंप मच गया और इंतजार था तो सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के फैसले का। चूंकि थिएटर में कमांडो ऑपरेशन करने से सभी बंदूकों की जान जा सकती थी, इसलिए पुतिन ने हमलावरों को एक संदेश भेजा कि अगर वो सभी को छोड़ देंगे तो हमलावरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन पुतिन ने कुछ और ही सोचा हुआ था। लगभग सुबह 5 बजे रूस के कमांडो ने थिएटर के वेंटिलेशन सिस्टम से स्लीपिंग गैस छोड़ना शुरू किया। कुछ हमलावरों ने मास्क पहने हुए था, लेकिन अफरा तफरी में कई हमलावर शिथिल होकर जमीन पर गिर गए। सुबह 6:33 पर रूस की सेना 200 ऑफिसर्स के साथ में थिएटर में घुसी और कई हमलावरों को ढेर कर दी। लेकिन इस घटना में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करते समय 129 बंधक मारे गए थे। पुतिन के आलोचकों का कहना है कि उस कार्रवाई के दौरान आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया था और क्रेमलिन द्वारा वास्तविक जानकारी को भी आम लोगों से छिपा कर रखा गया था। तब रूसी प्रेस में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह बताया गया कि इस घटना से राष्ट्रपति पुतिन की लोकप्रियता को गंभीर रूप से नुकसान हुआ है। इसके बावजूद ऑपरेशन खत्म होने के कुछ समय बाद ही इन अटकलों पर विराम लग गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सार्वजनिक स्वीकृति रेटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूस की 83% जनता पुतिन और इस घटना को संभालने के उनके तरीके से संतुष्ट थी। 2003 में चेचन्या में एक जन्म संग्रह आयोजित किया गया जिसमें एक नया संविधान को अपनाया गया। इस संविधान के अनुसार चेचन्या को रूस का हिस्सा घोषित किया गया। चेचन्या में संसदीय चुनाव और एक क्षेत्रीय सरकार की स्थापना के साथ हालात धीरे धीरे स्थिर हो गए। सन 2004 में 71% मतों के साथ में पुतिन दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। लेकिन फिर एक बड़ी घटना घट गई। 1 सितंबर 2004 को लगभग 32 चेचन्या आतंकवादियों ने बेस्लान में स्थित एक स्कूल में 1100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इनमें 700 से ज्यादा स्कूली बच्चे, उनके रिश्तेदार और उनके टीचर्स शामिल थे। सभी बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेड्स के थे। आतंकवादियों की डिमांड थी कि रूसी सरकार चेचन्या से रशियन आर्मी को हटा ले। आतंकवादियों में कई नकाबपोश महिलाएं और पुरुष विस्फोटक बेल्ट पहने हुए थे और गोलियां चलाते हुए स्कूल में घुसे। स्कूल में दाखिल होते ही आतंकवादियों ने वहां मौजूद सभी गार्ड और सभी पुरुष टीचर को मार दिया, जिससे कोई उन्हें रोक न पाए। आतंकवादियों ने बंधकों को स्कूल के स्पोर्ट्स हॉल में रखा और बास्केटबॉल कोर्ट पर विस्फोटक लगा दिए। बंधकों को ना तो कुछ खाने दिया जा रहा था और न ही पीने के लिए पानी दिया जा रहा था। बेस्लान नरसंहार को अब तक का सबसे क्रूर नरसंहार माना जाता है। आतंकवादियों ने यहाँ निर्दयता की सारे हदें लांघ दी थी। दर्जनों मासूम बच्चियों के साथ में रेप किया गया। इनमें से कई की उम्र तो 8 साल थी, जिनकी ब्लीडिंग के चलते तड़प तड़प कर मौत हो गई। आतंकवादियों ने रेप की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की। भूखे प्यासे बच्चों ने जब पानी मांगा तो आतंकवादियों ने उन्हें उनकी यूरिन पीने तक पर भी मजबूर कर दिया। रूसी सैनिक बच्चों के चलते कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। ये मामला दुब्रोका थिएटर में हुई होस्टेस सिचुएशन से भी कई ज्यादा गंभीर था। पुतिन के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन 3 सितंबर की सुबह सब कुछ बदल गया जब स्कूल के अंदर हुए ब्लास्ट ने रूसी सेना को इमारत में प्रवेश करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था। या ऐसा कहें कि शायद पुतिन इसी का इंतजार कर रहे थे। सेना ने स्कूल में घुसकर अंततः ज्ञात आतंकवादियों में से एक को छोड़कर सभी को मार डाला। जीवित बचे आतंकवादी नूर पाशी कुलायेव स्कूल से भाग निकले और अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से पहले उन्हें लगभग मार दिया गया था। उन्हें 2006 में आतंकवाद, बंधक बनाना और हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस ऑपरेशन में कई मासूम बच्चे मारे गए। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हथियारों में फ्लेम थ्रोअर, ग्रेनेड लॉन्चर, भारी मशीन गन और थर्मोबैरिक चार्ज, एंटी टैंक रॉकेट और T-72
मुख्य युद्ध टैंक भी शामिल थे। और यही कारण था कि पुतिन के इस फैसले को सबने अपने अपने तरीके से देखा। इस हमले के बाद की जांच को लेकर भी कई आलोचनाएं हुई। जांचकर्ताओं ने ज्यादातर पीड़ितों की फॉरेंसिक जांच करने में नाकामी दिखाई और कई बंधुओं के शवों के स्थान को ठीक से दर्ज नहीं किया गया। पीड़ितों में से 1/3 के लिए मौत का सही कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन छोड़ी गई जहरीली गैस की ज्यादा मात्रा के कारण कई बच्चों की दम घुटने के कारण मौत हुई थी। इसके अलावा सैकड़ों बच्चे आर्मी और आतंकवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ के कारण मारे गए। ऑपरेशन 3 सितंबर को खत्म हो गया। घटना के बाद पुतिन ने कई व्यापक प्रशासनिक कदम उठाए। रूस में मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ व्यापक पैमाने पर कार्रवाई करने और पश्चिमी जगत और रूस की उदारवादियों ने पुतिन की आलोचना की। 12 सितंबर 2007 को पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रॉडकोव के अनुरोध पर सरकार भंग कर दी। विक्टर जुबकोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। रूसी संविधान के मुताबिक पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। सन 2008 में राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव का समर्थन किया, जिन्होंने अपनी ओर से वचन दिया कि यदि वो चुनाव जीतेंगे तो पुतिन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। मेदवेदेव ने 70.28% मतों के साथ चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया और उन्होंने अपना वचन पूरा करते हुए पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद पत्रकारों ने इन दोनों नेताओं द्वारा बनाए गए सत्ता तंत्र को एक राजनीतिक जोड़ी का नाम दिया। इसी बीच रूसी अर्थव्यवस्था पर उत्तरार्ध की आर्थिक मंदी का गहरा असर पड़ा एवं पश्चिमी क्रेडिट और निवेश के प्रभाव में रुकावटें आने लगी। इसी समय 2008 का दक्षिणी ओसेशिया युद्ध भी हुआ। युद्ध में रूस ने नाटो सहयोगी जॉर्जिया को हरा दिया और परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ रूस के रिश्तों में तनाव आ गए। 24 सितंबर 2011 को मॉस्को में संयुक्त रूस कांग्रेस में मेदवेदेव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह खुद राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े नहीं होंगे और इस पद के लिए उन्होंने पुतिन के दावे का समर्थन किया। 4 दिसंबर 2011 को आयोजित हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति समर्थक सत्तारूढ़ पार्टी संयुक्त रूस को लगभग 50% मत प्राप्त हुए और इसके तुरंत बाद मॉस्को और रूस के अन्य शहरों में चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा की गई कथित धांधलियों के खिलाफ सड़कों पर विद्रोह प्रदर्शन होने लगा। यह पुतिन के समय का सबसे बड़ा विद्रोह प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों ने पुतिन और संयुक्त रूस की आलोचना की और चुनाव परिणाम के विलोपन की मांग की। बदले में पुतिन के समर्थकों द्वारा कई रैलियां आयोजित की गई, जो कि विद्रोह प्रदर्शन से अधिक व्यापक थी। 4 मार्च 2012 को पुतिन ने 63.6% मत हासिल की और इसी के साथ वह राष्ट्रपति का चुनाव पहले ही दौर में जीत गए। राष्ट्रपति बनने के साथ पुतिन ने 14 फरमान जारी किए, जिसमें से एक में रूसी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक लक्ष्यों का विस्तार में वर्णन किया गया। अन्य फरमान शिक्षा, आवास, कुशल श्रम प्रशिक्षण, यूरोपीय संघ के साथ संबंधों, रक्षा उद्योग, अंतरजातीय संबंधों और अन्य नीति क्षेत्रों से संबंधित, जो कि राष्ट्रपति अभियान के दौरान पुतिन द्वारा जारी किए गए थे। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 76% वोट से अधिक के साथ में जीत हासिल की। यह उनका राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल रहा। 2024 में राष्ट्रपति के लिए 15 और 17 मार्च को संपन्न चुनाव में पुतिन को 87.9% वोट मिले एवं विरोधी निकोले खरीदनोव को 4% वोट मिले। पुतिन के जीवन जैसा जीवन शायद ही इस दुनिया में किसी नेता का रहा होगा। पुतिन से जुड़े कई और रहस्य भी हैं, जिन्हें हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। व्लादिमीर पुतिन की यह सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का अंत पुतिन के उस कथन के साथ करेंगे जो कि उन्होंने सोवियत संघ के पतन के समय कहा था। सोवियत संघ यूरोप में अपनी जगह खो चुका है। बौद्धिक रूप से मैं मानता हूं कि दीवारों के जरिए हांसी पर किए गए किसी स्थान को भला कितने समय तक बचाए रखा जा सकता है। मैं चाहता था कि इस जगह से कुछ अलग, कुछ नया निकले, लेकिन किसी ने भी कुछ नया नहीं सुझाया। यही बात सबसे ज्यादा दुख देती है। बस सब कुछ छोड़कर वे भाग खड़े हुए। मार्क्स और लेनिन के विचारों ने हमारे देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक समय ऐसा था जब स्कूल कॉलेजों में सिद्धांत के रूप में पढ़ते हुए मुझे इनके विचार बहुत आकर्षित करते थे। दूसरों की तरह मैं भी इन्हें तार्किक ही समझता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हकीकत सामने आती गई। ये सिद्धांत किसी को नुकसान पहुंचाने वाली अच्छी अच्छी कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं। अपने राज के विघटन की जिस त्रासदी से हम गुजर रहे हैं उसके लिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति ही जिम्मेदार है। उन्होंने देश को ऐसे गणतंत्रों में बांट दिया जो कि पहले कभी नहीं थे, और फिर उन्होंने सभ्य देशों में लोगों को जोड़ने वाली चीजों को खत्म कर डाला। उन्होंने बाजार के संबंधों को खत्म कर डाला। पुतिन के ये विचार 1991, 1992 के हैं। समय के साथ इन विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। 2017 में रूसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ पर वहां न तो सरकार की तरफ से कोई आयोजन करवाया गया, न ही कोई छुट्टी दी गई, और न ही वहां के लोगों ने इसे लेकर कोई उत्साह जाहिर किया। उल्टे पुतिन ने तो रिवॉल्यूशन की जगह इवोल्यूशन के जरिए आगे बढ़ने की बात कही। ये सीधे सीधे 1917 की क्रांति को खारिज करना था। नमस्कार।